किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर के एक महापंचायत इस वक्त मैयड़ टोल पर चल रही है। सोनिया मान पंजाब की किसान नेता है, पहुंची हैं इस महापंचायत का हिस्सा बनने। उनसे चर्चा करते हैं। सोनिया जी, जिस तरीके का प्रकरण हुआ है उसमें तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, क्या लगता है कि सरकार ने कोई साजिश की है या फिर कहीं ना कहीं एक गैप रहा है किसान नेताओं के द्वारा? देखिए, सरकार की हमेशा से ही साजिश रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी के भाषण सुने हैं, सभी नेताओं के और किसान नेताओं के, तो उन्होंने बोला है कि उनका सबसे ज़्यादा हमेशा से जो अटैक रहा है ये जींद ज़िले में और सिरसा के आसपास यहाँ इधर के रहा है, क्योंकि इधर के लोग ज़्यादा संघर्षी हैं और गुस्से वाले हैं। तो उनका ये काम है इस टाइम पर कि वो किस तरीके से आंदोलन को एक ख़राब किया जाए और एक दूसरी दिशा दी जाए और भड़काएँ, लोगों को भड़काएँ, ताकि हरियाणा के लोगों का जो मेन फोकस है वो एक आंदोलन से हट के इस तरफ हो जाए, ताकि उधर की जो जनता है वो उधर कम हो जाए आंदोलन में। वैसे भी नेशनल मीडिया ये दिखाता रहता है कि आंदोलन में वहाँ पर मोर्चे में लोग कम हो गए, यहाँ पे लोग घर वापस चले गए। तो ये एक मोर्चे को बांटने वाली बात है कि इस तरह की ये चीज़ें कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इस टाइम पे जिस तरह से खट्टर सरकार ने जो व्यवहार किया है किसानों के ऊपर, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है हमारे जवानों के ऊपर है। बेसिकली हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते थे, तो जवानों को ये विनती है कि इस टाइम पर सरकारें तो देखो जी बदलती रहती हैं। आज खट्टर की सरकार है, कल को किसी और की सरकार आ जाएगी। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो जो जवान हैं उनको इस टाइम पर किसानों का साथ देना चाहिए। जो गांव में खाप पंचायतें बैठती हैं, पंचायतों में जो जवान जिस गांव के हैं उनको पंचायतों में बिठा के बात करनी चाहिए कि आप सबको एकजुट फैसला लेना चाहिए किसानों के साथ खड़े होके। अगर सस्पेंड भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, जब एकता होती है ना, तो किसानों के साथ अगर खड़े हो गए, जो असली मतलब है जय जवान जय किसान का, अगर इकट्ठे हो गए ना तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये एकता है, हमें एकजुट रहना चाहिए। हरियाणा के इस टाइम पर सारे किसानों के साथ हर एक जवान को जुड़ जाना चाहिए और कह देना चाहिए अपने एसएसपी को, डीआईजी को, हम कोई लाठीचार्ज नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने पिता के समान, हम अपने बुजुर्गों के समान, अपनी माओं के समान हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे। नौकरी से निकालना है तो निकाल दो, हम भी तो अपना कामकाज छोड़ के बैठे हैं ना। इसलिए इस टाइम पर पहला फर्ज जवानों का अपने माँ बाप है। किसान के घर पे अगर कोई पैदा हुआ है तो पहला फर्ज वो बनता है, बाद में कामकाज बचता है। आज मैं अपना करियर फिल्में कोई मैटर नहीं करती, सबसे पहले किसान की बेटी हूँ, वो फर्ज निभाऊंगी, बाद में कोई और फर्ज निभाऊंगी। काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट आपने दी है। आपका आह्वान है कि पुलिस के जवान विद्रोह कर दें महकमे से और किसानों के साथ बैठ जाएं, ऐसा ये कुछ कहना चाहते हैं? मेरा यही अपील है पुलिस के जवानों को कि जब भी कोई आईजी, एसएसपी या कोई भी लाठीचार्ज का हुक्म करता है तो उनको विरोध कर देना चाहिए। वो बोलें कि हम किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आपको, प्रदेश का मुखिया यहाँ पहुँचा था, काफ़ी सारे टोल, काफ़ी सारे गाँव, आसपास के ज़िलों के किसान उनका विरोध करने पहुँचते हैं, लेकिन बड़ा कोई नेता नहीं था, बिना लीडरशिप के एक मोब के तरीके से ये लोग गए। आपको नहीं लगता कि बड़े नेताओं को संज्ञान में रखने चाहिए इस तरीके के मुद्दे और उनको अपनी लीडरशिप इन लोगों को देनी चाहिए? कम से कम 40 में से कोई एक बड़ा नेता तो यहाँ होता। देखिए, जब भी कोई इस तरह का घेराव करना होता है, जब भी किसी इस तरह का कोई प्रोग्राम रखना होता है, तो तब मेरा मानना है कि जो भी नेता इसकी अगुवाई करता है, जो नेता बोलता है कि आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए, उस नेता को सबसे आगे खड़े होना चाहिए। वो नेता किस काम का अगर आगे नहीं खड़ा हुआ तो नेता कौन सा होगा? यहाँ स्थानीय लेवल पे जो नेता बन गए हैं इस आंदोलन के दौरान 6 महीने में काफ़ी सारे चेहरे निकले हैं, या फिर बड़े जो 40 जत्थेबंदियाँ हैं उनमें से किसी एक मोजिज़ व्यक्ति को, एक जत्थेबंदी के जत्थेदार को यहाँ क्या नहीं होना चाहिए था? वही तो मैं बोल रही हूँ, जिस इंसान ने इस चीज़ की अगवाही की, जिस इंसान ने बोला वहाँ जाके अगर एसकेएम का कॉल नहीं था कम से कम। नहीं, अगर किसी ने बोला वहाँ जाके घेराव करना चाहिए था, अगर किसी ने किसानों को भड़काया और बोला कि हाँ सीएम का घेराव करना चाहिए, तो उस नेता को वहाँ मौजूद होना चाहिए था उस टाइम पर। क्योंकि अगर किसान ज़्यादा थे तो पुलिस वाले कम थे, तो एक सिस्टम के साथ चलते तो सब कुछ अच्छा था। तो इसलिए लीडरशिप के नीचे तो चलना ज़रूरी है। और आप खुद अलग अलग बट के रह जाएंगे ना, एकजुटता में जो पावर है ना, अलग अलग में कोई पावर नहीं है। इसीलिए सरकार हमारे पे धक्का करती है। आज हम एकजुट होकर बैठे हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, तो सरकार की हिम्मत नहीं हमें उठा दे। अगर अकेले होते तो उठाने की हिम्मत करती। इसी तरह से मेरी यही विनती है कि कहीं पे भी हम जाएं, किसी तरीके का भी विरोध करें, चाहे किसी भी पार्टी का करें। खास करके यहाँ पे बोला जाता है कि बीजेपी जेजेपी का विरोध करें। मैं कहती हूँ इस टाइम पर बीजेपी जेजेपी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी का विरोध करना चाहिए। सियासी लोगों का, जो लोग आज किसानों की समर्थन नहीं कर रहे हैं,
उन्हीं लोगों का साथ देना चाहिए जो किसानों के हक में इस्तीफा देकर बैठे, हमारे आम इंसान की तरह। अगर ये इस्तीफा देकर बैठते तो आज सरकार गिरी होती, आज हमारा कुछ ना कुछ आंदोलन का किसी तरफ कुछ हुआ होता। बट ये लोग चाहते ही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, सच्ची बात बोल रही हूँ। इस्तीफा देकर बैठे से तात्पर्य अभय सिंह चौटाला से आपका है? देखिए, मैं मान सत्कार करती हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने एक पहले एमएलए हैं जिन्होंने हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी का खून है वो, है ना, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया किसानों की हक में, मैं उनकी हमायत करती हूँ। और इसी तरह से सारे एमएलओ को, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी कांग्रेस हो, उनको इस्तीफ़ा दे के बैठ जाती ना तो सरकार गिर जाती। बट ये लोग दोगले लोग हैं, ऊपर से कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं। अगर ये कुछ लोग बातें करते हैं अभय सिंह चौटाला के बारे में भी, हाँ भी इन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपने मतलब के लिए दिया, तो तुम लोग दे के देख लो, उनको नहीं डर था ईडी का, उनको डर नहीं था सरकार का, उनको डर नहीं था मोदी सरकार का। आज हमारे जैसे कॉमन लोग भी अगर किसानों के साथ खड़े होते हैं तो हमारा भी फेसबुक आईडी, सोशल मीडिया बंद करने की बात करते हैं, हमें भी ईडी का डर डालते हैं। मैं तो चलो एक नॉर्मल लड़की हूँ, वो बंदा जिसकी करोड़ों की जायदाद होगी उसको ईडी का डर नहीं डाला होगा, उसके ऊपर पर्चा नहीं डाला होगा, उनके पिता को फिर जेल के अंदर जाने की बात नहीं की रखी होगी, फिर भी सब कुछ छोड़ के उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के हक में। तो ये किसानों की इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। और जो भी उनकी तरह कोई भी आके किसानों के हक में इस्तीफा दे, आज की डेट में किसानों में बैठ जाए, तो उनको किसानों को उनकी कदर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं तो सारी पार्टी के खिलाफ हूँ भाई। इन पार्टियों की वजह से तो आज हम सड़कों पे बैठे हैं। अगर यही पार्टियां अच्छी होती जो आज हम सड़कों पे ना बैठे होते। काफ़ी जान माल का नुकसान किसानों का हुआ है, मुकदमे भी किसानों पर हो गए। आज की पंचायत में आप लोगों ने पक्ष भी रखा होगा। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या मानते हैं कि किसानों की जत्थेबंदियों को या फिर आज की पंचायत में किस तरीके का निर्णय लेना चाहिए और किस तरीके की आगामी रणनीति रहनी चाहिए ताकि प्रेशर पड़े, मुकदमे वापस हों और इनका भरपाई हो कि इनकी चाहे वो मेडिकल एड की बात है या फिर कहीं ना कहीं ट्रैक्टर जो चीज़ें टूटी हैं उनकी बातें हों? पहली बात ये कि जैसे इतने बड़े आंदोलनों में पर्चों से तो डरना नहीं चाहिए, पर्चे तो होते रहेंगे, आंदोलन जीतने की बात है सबसे पहले तो। और दूसरी बात, शांतमय तरीके से सब कुछ मैनेज करना चाहिए इस टाइम पे। और जो मेरी अपील जवानों को है, किसान जय जवान जय किसान का जो उनको एक धर्म निभाना है इस टाइम। ज्वाइन करवा के मानेंगे आप इसका मतलब? मना के नहीं मानूंगी। मेरा ये है कि जो सरकार है खुद तो पीछे रहती है, आपस में ही बाप बच्चों को लड़ा देती है हमेशा से। ये सरकार का नियम रहा है। आज सरकार आज प्राय खट्टर की है, कल को सरकार किसी और की आएगी। जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी तो वही रहेंगे ना, उनको भी देखना चाहिए वो तो किस परिवार को पीछे से पिछोकड़ गया, उनका किस गांव को बिलोंग करते हैं। उनको कम से कम खाप पंचायतों का डिसीजन तो मांगना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ, बेनती करती हूँ, हरियाणा की सारी खूब खाप पंचायतें जितनी हैं भी अपने गाँव में डिसीजन लें। जहाँ के जवान हैं उनको बुला के खाप पंचायत में बैठाया जाए, उनको बोलो तुम हमारे बेटे हो, तुमने आज अगर हमारे लिए ये डिसीजन नहीं ले लिया तो कल को हम भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। तो आज उनको, जवानों को किसानों के साथ खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। बार बार कोविड का जिक्र आ रहा है और बोला जा रहा है कि किसान कम से कम इस वक्त में तो रुकें। ये हालात हैं, वो मानवता को बचाने का है, जिंदगियां बचाने का है, हकों की बातें बाद में हो जाएंगी। इस बीच कुछ गाँव, हिसार के ही मसूदपुर गाँव की घटना है। उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से कहा कि हम लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, तमाम प्रतिष्ठान खुलेंगे। और कोविड जो उन्होंने आइसोलेशन का सेंटर बनाया था वो बंद कर दिया और बोल रहे हैं कि कोविड को हम लोग मानेंगे ही नहीं। आपका अपना व्यक्तिगत नज़रिया क्या है इसमें? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँ मोदी सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से, अगर बिल किसी जान से बढ़कर नहीं होते, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि इतनी जानलेवा बीमारी है कोरोना, तो बिल रद्द कर दें, हम घर चले जाएं। हमें कोई शौक थोड़ा ना है सड़कों पे बैठने का। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज बनता है इस टाइम पर, अगर कोरोना महामारी इतनी खतरनाक है तो हमारे बिलों को रद्द करना चाहिए फ़ौरन अभी, और किसानों को घर भेजना चाहिए ताकि उनको बीमारी ना लग जाए। जब इनकी इलेक्शन होती है बंगाल में, तब कहाँ जाता है कोरोना जी इनको पूछो एक बात, जब ये सिलेंडर ऑक्सीजन के जब बाहर से हेल्प मंगवाते हैं, एक हफ्ता 10 दिन एयरपोर्ट पे सिलेंडर रुलते रहते हैं, दिल्ली में इतनी मौतें हो रही हैं वेंटिलेटर की वजह से, तब कहाँ जाती है ये सरकार? इनको सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगी, अगर ये कोरोना बीमारी है तो सबसे पहले तो बिल रद्द करें, लोगों को घर पर भेजें। दूसरी बात, हम 5-6 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, हमें तो कोरोना नहीं हुआ, हमें तो ना ही होगा। और एक और अपील करना चाहती हूँ खट्टर सरकार से, देखिए हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन के बहुत सारे प्लांट हैं,
ठीक है। सबसे पहले तो हरियाणा के अंदर हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन जानी चाहिए, यहाँ पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बाहर भेजें। इन्होंने एक स्कीम चला रखी है, उड़ीसा से ऑक्सीजन इधर से आ रही है, खर्चा बढ़ा रहे हैं। बॉम्बे से इधर ऑक्सीजन आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, इधर यूपी से आ रही है। इधर की ऑक्सीजन यूपी में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सबसे पहले अपना स्टेट का तो नबेड़ा करो। स्टेट के अंदर की जो ऑक्सीजन है स्टेट से बाहर तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक यहाँ के हॉस्पिटलों में फुल ऑक्सीजन ना हो, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टेट के पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बट इनका प्रशासन के बीच में ना वो डिसिप्लिन नहीं है। ये इधर की ऑक्सीजन उधर भेज रहे हैं, उधर की महंगी इधर बुलवा रहे हैं। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हरियाणा की ऑक्सीजन हरियाणा में ही रहनी चाहिए। हरियाणा के जो ट्रक हैं ऑक्सीजन के बाहर नहीं जाने चाहिए, हॉस्पिटलों में जाने चाहिए जहाँ पे लोग तड़फ रहे हैं वेंटिलेटर की वजह से, वो वहाँ जानी चाहिए। क्या पंजाब की भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं या फिर हरियाणा बदतर है इस मामले में? किस तरह से? कोविड के मामले में, और जो सरकार के सियासी प्रबंधन है उनकी बातें हम। देखिए, ऑक्सीजन की कमी तो पंजाब में भी है, बट पंजाब की ऑक्सीजन पंजाब में ही रह रही है। पंजाब की ऑक्सीजन हम बाहर नहीं जाने दे रहे। देखो, जब हमारी स्टेट की ऑक्सीजन ज़्यादा पड़ जाएगी तब हम दूसरी स्टेट की हेल्प करेंगे ना। जब हमारी स्टेट की में पूरी नहीं पड़ रही तो हम बाहर क्यों देंगे? और दूसरी बात, सरकार बहुत बड़े लेवल पे फेल हो चुकी है। जब 1 साल पहले पता था कि कोरोना आने वाला है, ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, तो फिर कौन सी सरकार? मैं पंजाब का जिक्र कर रहा था। मैं पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। मेन पीएम का मतलब होता है ना ऑल ओवर इंडिया की बातें सुलझाना। और दूसरी बात, ये पीएम को ये भूल जाना चाहिए कि वो बीजेपी का पीएम है, एक पार्टी का पीएम है। उसको सोचना चाहिए वो पूरे देश का पीएम है इस टाइम पर। आम जनता ने उसको वोट डाल डाल के बनाया है। प्राइम मिनिस्टर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि अपनी सुरक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पर उसका आने का फर्ज बनता था किसानों के सामने। अन्नदाता के नाम पर वोट लेते हैं, ये अन्नदाता के नाम पर सरकार बनाते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आई थी, अभी तक इनकी लागू नहीं हुई। किसानों को भूखा मार देंगे। कॉर्पोरेट कंपनीज जिनके पैसों की वजह से इनकी सरकारें बनती हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं ये लोग। पंजाब पे थोड़ी सी टिप्पणी में आपकी करनी। देखिए, पंजाब में जो हाल है हमारी और उस पर सरकारी प्रबंध, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूँगा। देखिए, पंजाब में सरकारी प्रबंध अच्छा है और ऐसी कोई ज़्यादा महामारी नहीं है। मैं अपने गाँव में देख के आई हूँ, लोग सुरक्षित हैं और ठीक हैं। जो पंजाब में जिस तरीके से सिंगू बॉर्डर आते हैं जाते हैं, इतने ज़्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे पंजाब में। जितने भी आ रहे हैं थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। सही बात बताऊं तो, क्योंकि मैं भी पंजाब से हूं। हमारे गांव के आसपास हम देखते ही हैं जाके, पर ज़्यादा टाइम तो मेरा टिकरी में रहता जहां हरियाणा में रहता है। सही बताऊं तो मुझे सारे बोलते तू हरियाणा की हो गई। मैं पंजाब में कम ही जा पाती हूँ, क्योंकि एक तो टिकरी पास में पड़ता है हरियाणा के, तो हरियाणा के टोल जहाँ। अगला सवाल यही था कि हरियाणा में सोनिया की सक्रियता इतनी ज़्यादा क्यों? देखिए, एक तो टिकरी बॉर्डर हरियाणा के पास में पड़ता है, यूपी भी पड़ता है। यूपी भी पड़ता है, बट यूपी में इतने, जहाँ पे मैं गाजीपुर बॉर्डर जाती हूँ, जहाँ पे यूपी में मुझे बुलाया गया था, रुद्रपुर में महापंचायत हुई थी, टिकैत साहब ने बुलाया था। यूपी में मेरा नानका है, नानका परिवार है, वहाँ पे जहाँ बुलाते हैं हम वहाँ पे भी जाते हैं। बट हरियाणा पंजाब का जो मुद्दा है इस टाइम पर, सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे चला हुआ है। जितने लोग हरियाणा के हैं इस बॉर्डर पे, पंजाब के हैं, उतने लोग मुझे नहीं लगता कि यूपी के आके बैठे होंगे। सो हरियाणा के बीच में हम बैठे हैं इस टाइम पर। तो हरियाणा में जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जल्दी जाया जाता है। पंजाब को हरियाणा की सीमा पार करके पंजाब जाना पड़ता है। तो ये हरियाणा पहले आता है, हम हरियाणा में बैठे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा नज़दीक तो यही पड़ता है। आप देखो, ये ताई ने इतना प्यार दे दिया, खंडेला वाली ताई ने, कि ये इन्होंने मेला पंचायत भी कराई थी तो यहाँ पे बुलाया था। तो इसलिए हरियाणा में मुझे खुद को लगने लग गया, मुझे हरियाणा का सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है। एक तो पंचायती सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है, खाप पंचायती सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बोलती हूँ यहाँ के लोगों को मिक्स कर देना चाहिए पंजाब के लोगों में भी, कि वहाँ पर भी पंचायती सिस्टम होना चाहिए। ये खाप पंचायतें होनी चाहिए, हमारे पंजाब में नहीं है ये। सोनिया मान को बड़ा उग्र सा माना जाता है। एक तो होता है कि कामरेड सी विचारधारा की है, सोनिया को तो ये बोला जाता है कि नक्सली सी लड़की है ये। इतने बड़े आरोप क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, जो सच बोलता है वो नक्सली लगता है, वो कॉमरेड लगता है। मैंने पहले दिन बोला था, मेरे फादर कॉमरेड थे, मेरे फादर कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे, सारी ज़िंदगी किसान यूनियन को दे दी। और मेरे को कॉमरेड मेरे पिताजी की वजह से बोला जाता है। तो मेरे को ये मानना है कि अगर सारे धर्मों की इज्जत करना, अगर गुरु नानक देव जी ने बोला था किरत करो और वंड के चाहो, बराबर का हिस्सा सभी को देना, आम इंसान के बारे में सोचना, तो अगर वो कॉमरेड है तो मैं कॉमरेड हूँ। और अगर सच बोलना कॉमरेड है तो मैं कॉमरेड हूँ। और अगर लोगों के अधिकार के लिए आगे खड़े होना है, सरकारों को उल्ट बोलना है, गलत बोलना है, तो मैं नक्सली हूँ। तो नक्सली की बेटी नक्सली होएगी तो और क्या होगी। पिछले दिनों दो अच्छे गाने आपके आए थे, अजय हुड्डा जी के साथ में और कन्वर गरेवाल जी के साथ में। क्या उम्मीद है कि आगामी दिनों में इस तरीके के किसान और किसानी से जुड़े हुए कुछ गीत आएंगे आपके?
गीतों से ज़्यादा मेरे को लगता है मैं अब गीतकार से ज़्यादा या सिंगर से ज़्यादा या एक्टर से ज़्यादा मैं आंदोलनकारी ज़्यादा बन चुकी हूँ। जैसे आपने बोला नक्सली बन चुकी हूँ, कामरेडनी बन चुकी हूँ, आंदोलनकारी बन चुकी हूँ। गीत गा तो अब मुझे सूझते नहीं कोई भी, मैं सच्ची बताऊँ तो, ना ही एक्टिंग सूझती है। यहाँ तो बस लोगों का दुख दर्द दिखता है कि इसका टेंट उड़ गया, इसका टेंट होना चाहिए, इसके पास ये सुविधा नहीं है, उसके पास वो पहुँचानी चाहिए। ग्राउंड लेवल पर आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो ना। टिकरी बॉर्डर पर मैं बोल दूँ, मैं टिकरी बॉर्डर पर रहती हूँ, आपको लोगों का दर्द नहीं देखा जाता, तब आपको काम नहीं सूझता, ना गाने सूझते हैं, ना एक्टिंग सूझती, ना और कुछ सूझता है, जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हो लोगों के। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मुझे बताइए कॉमरेड किस बात के लिए गलत हैं या नक्सल किस बात के लिए गलत है? नक्सलवाद ने हमेशा लड़ाई की गवर्नमेंट के साथ, किसके लिए? लोगों के हकों के लिए। कॉमरेडों ने अगर लड़ाई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो किसके लिए? लोगों के हकों के लिए। कॉमरेड हमेशा से यही बोलते थे कि सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? भगत सिंह को भी कॉमरेड बोला जाता है, जिसने लेनिन पढ़ लिया वो बोलते हैं कॉमरेड है। मेरा आरोप नहीं था, लोगों के आरोपों को मैंने सवाल बना करके आपके सामने। देखो हाँ, मुझे पता है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो कर्म है, एंड ऑफ द डे तो वही देखा जाएगा ना। सोनिया मान का कर्म ये है लोगों की सेवा करना, और जो मैं करती रहूँगी, चाहे वो ये मोर्चा है, कल को एक और मोर्चा आएगा, उसके बाद एक और मोर्चा आएगा, जब तक मेरे जान है जहान है तब तक मैं लोगों की सेवा करती रहूँगी। चाहे मुझे कामरेड बोलो, चाहे नक्सलवादी बोलो, चाहे कुछ बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सोनिया मान थी जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से आंदोलन को लेकर के ये सक्रिय हैं, और सबसे बड़ी बात वो पुलिस के जवानों को इनकी एक अपील है कि कहीं ना कहीं वो किसानों के बेटे हैं और किसानों पर लाठियां मारने की बजाय वो किसानों का साथ दें। और यहाँ तक बोला गया है कि वो अपनी ड्यूटियां छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके आज अपने बाप और अपने बाप की ज़मीन के वजूद को बचाने के लिए उनके साथ खड़े हों। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।